जय भीम साथियों। देश में आज भी अगर कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर कभी बहस खत्म नहीं होती तो वह मुद्दा है आरक्षण का। इस मुद्दे में भी सबसे ज्यादा बात होती है दलित आरक्षण पर। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा टाइम भी था जब दलितों को एक साथ दो वोट डालने का अधिकार मिल गया था और गांधी खुद दलितों के मसीहा डॉक्टर अंबेडकर के विरोध में आमरण अनशन पर बैठ गए थे। यह मुद्दा शुरुआत से ही इतना कंट्रोवर्शियल रहा है कि खुद सरदार पटेल भी दलितों के आरक्षण के खिलाफ खड़े हो गए थे। आज जब सवाल उठाए जाते हैं कि आरक्षण कब खत्म होगा, तब कई लोग डॉक्टर अंबेडकर को ही आगे खड़ा करके कहते हैं कि संविधान लागू होने के 10 साल बाद ही आरक्षण खत्म होना था, लेकिन नेता और उनके वोट बैंक के चलते यह आज भी चला रहा है। तो आरक्षण के इतिहास से ही आरक्षण का भविष्य निकालते हैं और आज हम आरक्षण की बात करते हैं, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। आरक्षण का यह मुद्दा आज से नहीं बल्कि ब्रिटिश टाइम से चला रहा है। देश में कई नेता थे जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी। दलितों को अधिकार दिलाने में इन नेताओं में अगर कोई सबसे आगे था तो वह थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्हें आज भी दलितों का मसीहा कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि समाज में जिन लोगों को हक नहीं मिला, अगर उन्हें उनका हक दिलाना है तो उसके लिए जरूरी है कि उनको राजनीति में मौका दिया जाए, और यह मौका तभी मिल पाएगा जब दलितों को आरक्षण दिया जाएगा। 1930 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसमें डॉक्टर अंबेडकर ने लगभग यही बातें कही थीं। उन्होंने कहा था कि मेरा साफ तौर पर मानना है कि वंचित वर्ग की समस्या तब तक हल नहीं होगी जब तक राजनीतिक सत्ता शोषित और वंचित तबके के हाथ में नहीं आती। मेरे ख्याल में शोषित और वंचित वर्ग की समस्या एक राजनीतिक समस्या है और इसे इसी तरह से ही देखना चाहिए। इसी गोल में सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने एक प्रपोजल बनाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेज दिया था। इस प्रपोजल की कुछ बातों को ब्रिटिश सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया। इसमें दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट की बात शामिल थी। यही नहीं, अंग्रेजों ने डॉक्टर अंबेडकर की यह बात भी मान ली थी कि दलितों के पास एक नहीं बल्कि दो वोट देने का अधिकार होगा। ये 2 वोट इसलिए थे ताकि एक वोट से दलित अपना दलित कैंडिडेट चुन सके और दूसरे वोट से जनरल कैंडिडेट को चुन सके। यानी कि दलितों के लिए वोट देने का अधिकार सिर्फ दलितों के पास था। अब दलितों को जब ये अधिकार मिलने की बात आई तो गांधी को अंग्रेजों की चाल आ गई। उन्हें अच्छे से पता था कि कैसे मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट देकर हिंदू मुस्लिम एकता में अंग्रेजों ने फूट डाली है। उन्हें लगता था कि यह भी अंग्रेजों की चाल है ताकि हिंदू भी आपस में ही लड़ने लगे। इसलिए गांधी जी डॉक्टर अंबेडकर के फैसले के खिलाफ जेल में ही आमरण अनशन पर बैठ गए। गांधी उस समय पुणे की यरवदा जेल में बंद थे। उधर डॉक्टर अंबेडकर भी दलितों को सत्ता दिलाने के लिए इस जिद पर अड़े बैठे थे। यहाँ गांधी की तबीयत लगातार अनशन की वजह से खराब होने लगी थी। इससे डॉक्टर अंबेडकर का जगह जगह विरोध हुआ। आप शायद यकीन न करें, लेकिन इन्हीं डॉक्टर अंबेडकर की जिद की वजह से कई आदिवासी बस्तियों को उस समय गुस्से में जला दिया गया। आखिरकार 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ। इसी समझौते को हम पुनः पैक्ट के नाम से जानते हैं। बताया जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत बेमन से इस पर साइन किए थे। इस समझौते में डॉक्टर अंबेडकर को अलग निर्वाचक मंडल यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट और 2 वोट का अधिकार छोड़ना पड़ा। लेकिन उन्होंने पुनः पैक्ट में रिजर्व सीटों की जो संख्या थी उसे 71 से बढ़ाकर 148 करवा लिया था। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हुई। 15 साल बाद जब देश आजाद हुआ तो आरक्षण की बहस फिर से शुरू हुई। संविधान सभा में कई ऐसे लोग थे जो आरक्षण के साथ थे और कई ऐसे थे जिन्हें आरक्षण पसंद नहीं था। वह आरक्षण के खिलाफ थे। नौकरी के लिए SC और ST कैटेगरी में रिजर्वेशन पर तो आसानी से सहमति हो गई थी। लेकिन जब कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों पर आरक्षण दिया जाए तो मामला बढ़ गया। यही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर ने फिर से एक अलग निर्वाचन क्षेत्र यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर दी थी। इस वजह से जो संविधान समिति थी उसमें कई दिनों तक गतिरोध रहा। कई बड़े नेता डॉक्टर अंबेडकर से नाराज भी हो गए। जाहिर है कि कांग्रेस के खेमे में खलबली मच गई थी। पॉलिटिकल राइटर क्रिस्टोफर जफर ने
भीमराव अंबेडकर की जीवनी में लिखा है कि संविधान सभा में किसी कांग्रेसी नेता के लिए डॉक्टर अंबेडकर की अलग निर्वाचक मंडल की मांग पर राजी हो जाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि पुनः पैक्ट के समय इसी बात को न मानने के लिए गांधी जी ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। अब इस बात पर सहमत होना किसी कांग्रेसी के लिए गांधी की विचारधारा के साथ विश्वासघात करने जैसा होता। एक कारण यह भी था कि कांग्रेस पार्टी आजादी से पहले हिंदू मुसलमान के बीच बड़ी खाई को मुख्य वजह मुसलमानों के लिए बनाए गए अलग निर्वाचन मंडल को मानती थी। खैर, जब बात नहीं बनी तो मुद्दा गया अल्पसंख्यक मामलों की समिति के सामने। समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। उन्होंने इस प्रस्ताव का तीखा विरोध किया। वह भी यही मानते थे कि अलग निर्वाचक मंडल से समाज में अलगाववाद बढ़ेगा और भारत को अगर आगे बढ़ाना है तो विभाजन से इस देश को दूर रखना होगा। इसके बाद वोटिंग हुई, जिसमें आरक्षण का मुद्दा तो पास हो गया, लेकिन अलग निर्वाचक मंडल को वोट नहीं मिले। लेकिन अभी असली खेल होना फिर से बाकी था। विधानसभा में वोटिंग के करीब 1.5 साल बाद सरदार पटेल ने एक प्रस्ताव से फिर खलबली मचा दी। डॉक्टर अंबेडकर, गांधी और सरदार पटेल पर कई किताबें लिख चुके। राजा शेखर वुंडरू की अगर माने तो दिसंबर 1948 में सरदार पटेल ने लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षित की गई सीटों को खत्म करने के लिए एक प्रस्ताव लाने की घोषणा कर दी। यह तब था जब पूरी संविधान सभा आरक्षण पर मान गई थी। सरदार पटेल के इस फैसले का डॉक्टर अंबेडकर ने खूब विरोध किया। उन्होंने यह तक कह दिया कि अगर सरदार पटेल ने अपना प्रस्ताव वापस नहीं लिया तो संविधान सभा को वह छोड़कर ही चले जाएंगे। करीब 6 महीने तक फिर से गतिरोध चला। आखिरकार मई 1949 में सरदार पटेल ने हथियार डाल दिए और अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। अब सवाल यह है कि क्या वाकई आरक्षण सिर्फ शुरुआती 10 सालों के लिए ही लागू किया गया था? 10 साल बाद यह खुद ब खुद खत्म हो जाना था। कई लोग सिर्फ 10 साल के आरक्षण के पीछे डॉक्टर अंबेडकर का ही नाम लेते रहे हैं। तो क्या सच में डॉक्टर अंबेडकर ने 10 साल के आरक्षण पर हामी भरी थी? हार्वर्ड लॉ स्कूल से कानून की डिग्री ले चुके और जिंदल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अनुराग भास्कर ऐसा नहीं मानते। भास्कर इस मुद्दे पर रिसर्च पेपर लिख चुके हैं। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कभी यह कहा ही नहीं कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC/ST को केवल 10 साल के लिए ही आरक्षण दिया जाए। कई मौकों पर बाबा साहब ने साफ कहा था कि आरक्षण को टाइम लिमिट में नहीं बांधा जा सकता। साथ ही उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसमें बताया गया था कि राजनीतिक आरक्षण की जो समय सीमा है उसको संविधान में संशोधन करके आगे बढ़ाया जाएगा। 25 अगस्त 1949 को संविधान सभा ने उनके इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट भी कर लिया था। यह थी कहानी कि कैसे देश में आरक्षण आया और कितनी उसके पीछे लड़ाइयां लड़ी गई। कितने लोग उसके पीछे लगे हुए थे, कुछ उसके खिलाफ और कुछ उसके साथ। अब आप हमें कमेंट करके यह बताइए कि आरक्षण की मांग आपको कहां तक सही लगती है और कहां तक गलत लगती है। दरअसल बाबा साहेब अंबेडकर शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की मदद से दलितों के अधिकारों को सुरक्षित करना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल आरक्षण को राष्ट्र विरोधी मानते थे। उन्होंने कहा था कि जो लोग अब अछूत नहीं हैं, उन्हें भूल जाना चाहिए कि वे कभी अछूत थे। हम सभी को एक साथ खड़ा होना होगा। यहां सवाल उठता है कि क्या आजादी के इतने सालों बाद भी पटेल की बातों पर भरोसा किया जा सकता है? वहीं सरदार पटेल सामाजिक न्याय के समर्थक थे, लेकिन सामाजिक सुधार के लिए डॉक्टर अंबेडकर जितना आक्रामक दृष्टिकोण नहीं रखते थे। डॉक्टर अंबेडकर जाति व्यवस्था के मुखर आलोचक थे और इसके उन्मूलन की वकालत करते थे, जबकि पटेल मौजूदा सामाजिक ढांचे के भीतर हाशिए पर पड़े समुदायों को एकीकृत करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते थे। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष थे, लेकिन उनका एक निश्चित लक्ष्य भी था। उन्हें दलितों के हितों की रक्षा करनी थी, जिनका लंबे समय से शोषण हो रहा था, भले ही इसके लिए उन्हें जिद्दी और आक्रामक रणनीति क्यों न अपनानी पड़े। उनका मानना था कि यह दलितों के राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों को सुरक्षित करके ही किया जा सकता है, जो कि सरकारी शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण के जरिए ही किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने प्रस्ताव रखा कि सरकार को दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए
शिक्षा और नौकरियों में एक निश्चित प्रतिशत सीटें आरक्षित करनी चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो, बाबा साहेब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे।